G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक समाप्त हो चुकी है। भारत को दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता मिली थी। G20 की सबसे बड़ी बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। वो मीटिंग सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होनी है। उससे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स और अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। इसी क्रम में 1 और 2 मार्च को G20 देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली में जमा हुए थे। ये जमावड़ा कई मायनों में खास रहा। मसलन जासूसी बलून वाले कांड के बाद पहली बार अमेरिका और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने थे। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने अलग से बैठक की। और तो और भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद पर बात हुई। इसके अलावा सदस्य देश कई अहम मुद्दों पर एकमत हुए। हालांकि जिस मुद्दे पर सहमति की सबसे ज्यादा दरकार थी उस पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया। तो आज के शो में हम जानेंगे G20 की बैठक में क्या निकला, रूस और चीन ने किस मुद्दे पर वीटो कर दिया और मेन बैठक से इतर G20 में और क्या क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। और आज G20 की मीटिंग की चर्चा इस एपिसोड में हम करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रो ब्रीफ में। G20 दुनिया के 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना हुआ है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन के कुछ देश अलग से G20 का हिस्सा हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य G20 का भी हिस्सा हैं। रूस G7 में नहीं है, लेकिन वो G20 में बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस संगठन की अहमियत बढ़ जाती है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। शुरुआत में इनके सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते थे। 2008 में सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक हुई। साल 2011 से बैठक सालाना होने लगी। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। मेन समिट का एजेंडा मौजूदा मेजबान, 1 साल पहले का मेजबान और अगला मेजबान मिलकर तय करते हैं। इस तिकड़े को त्रोइका कहा जाता है। G20 ने अतीत में 2008 की वैश्विक मंदी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीरिया के सिविल वॉर और कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसे मुद्दों पर मिलकर काम किया है। G20 यूएन या आसियान की तरह कोई औपचारिक संगठन नहीं है। इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है। G20 समिट में लिए गए फैसले सदस्य देशों की मर्जी पर निर्भर होते हैं। इन्हें मानने की कोई बाध्यता नहीं होती। G20 के बारे में विस्तार से जानना है तो आप लल्लन टॉप की मास्टर क्लास देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 मार्च को जो बैठक आयोजित की गई वो विदेश मंत्रियों तक सीमित थी। भारत इस साल की G20 समिट का मेजबान है। इस नाते उसे अपनी पसंद के देशों को बुलाने का अधिकार है। उसने G20 के सदस्यों के अलावा लगभग 20 और देशों को बुलावा भेजा था। 1 मार्च को समिट की साइड बाय साइड मीटिंग्स का दौर चला। एक सेशन आर्थिक अपराध करने वाले भगौड़ों को प्रत्यर्पित करने का था। भारत सरकार में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। उसी रोज विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने स्पेशल ब्रीफिंग दी। इसमें उन्होंने मेन बैठक का एजेंडा बताया। क्वात्रा ने बताया G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 2 मार्च को राष्ट्रपति भवन में होगी। इसमें 40 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। जापान के विदेश मंत्री इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हम उनके डेलीगेशन के साथ सहभागिता की उम्मीद कर रहे हैं। जापान की तरफ से उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने हिस्सा लिया। क्वात्रा ने कहा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 सेशंस की अध्यक्षता करेंगे। पहले सेशन में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा होगी और दूसरे सेशन में काउंटर टेररिज्म और नार्कोटिक्स, ग्लोबल स्किल मैपिंग और ग्लोबल टैलेंट पूल बनाने जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। मीटिंग से पहले कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन क्वात्रा ने कहा कि ये मीटिंग के सबसे खास टॉपिक्स में से है। उनके ऐसा कहने की वाजिब वजह भी थी क्योंकि इस मीटिंग में रूस, चीन, अमेरिका के अलावा यूरोप के कई देश शामिल हो रहे थे। ये देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में शामिल हैं। 2 मार्च को मेन मीटिंग तय थी, हालांकि उससे पहले ही बहुत कुछ घट चुका था। मसलन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका रूस या चीन के साथ मीटिंग का कोई प्लान नहीं है। हाल के दिनों में चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आए हैं। चीन ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 20 सूत्रीय प्लान भी दिया था, जिसे अमेरिका ने तुरंत खारिज कर दिया। इससे पहले फरवरी की शुरुआत में जासूसी बलून कांड के चलते ब्लिंकन ने चीन का दौरा रद्द कर दिया था। रूस ने कहा कि वो पश्चिमी देशों के द्वारा चलाए गए प्रतिबंधों से खुश नहीं हैं। 1 मार्च को जयशंकर ने मेक्सिको, यूके, ब्राजील, तुर्की और मॉरिशस के नेताओं के साथ अलग से मुलाकात की। 2 मार्च को मेन समिट का दिन था। दिन की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन के साथ हुई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। We must all acknowledge that multilateralism is in crisis today.
The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. No group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions. At the leading economies of the world, we also have a responsibility toward those who are not in this room. In recent times, we have seen the most disastrous pandemic of a century. We have witnessed thousands of lives lost in natural disasters. We have seen global supply chains break down during times of stress. We have seen stable economies suddenly overwhelmed by debt and financial crisis. These experiences clearly show the need for resilience in our societies, in our economies, in our healthcare systems, and in our infrastructure. The G20 has a critical role to play in finding the right balance between growth and efficiency on one hand and resilience on the other. We can reach this balance more easily by working together. That is why your meeting is important. I have full trust in your collective wisdom and ability. पूरे दिन चली मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये भी जान लेते हैं। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, टेररिज्म, मल्टीलैटरलिज्म, क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता, ग्लोबल हेल्थ, विकास में सहयोग, नई और उभरती तकनीकें, काउंटर नारकोटिक्स, ग्लोबल स्किल मैपिंग, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन, लैंगिक समानता और वुमेन एम्पावरमेंट और रूस यूक्रेन युद्ध। मीटिंग के बाद समरी पेश की गई। 24 पैरा में मीटिंग में हुई चर्चा और सदस्य देशों की राय लिखी हुई थी। इसमें तीसरे और चौथे पैरा को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर सभी सदस्य देश सहमत थे। तीसरे और चौथे पैरा पर रूस और चीन असहमत थे। इसमें क्या था? इसमें रूस से अपील की गई थी कि वो यूक्रेन से बिना किसी शर्त के अपनी सेना निकाले। रूस और चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके कारण इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। G20 के मंच पर अधिकांश देशों ने इस जंग की निंदा की, कहा कि युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इससे कई देशों का विकास बाधित हुआ है, इससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, महंगाई बढ़ी है, एनर्जी और फूड क्राइसिस का खतरा भी बढ़ा है। हम ये बात जानते हैं कि G20 सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े मुद्दे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं
अगर कोई देश परमाणु हथियारों का उपयोग या उसकी धमकी देता है तो ये अस्वीकार्य है। संघर्षों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान होना चाहिए। किसी भी तरह के संकट को दूर करने के लिए संवाद बेहद जरूरी है। रूस चीन के विरोध का नतीजा ये हुआ कि G20 रूस यूक्रेन के मसले पर साझा बयान जारी करने में फेल रहा। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम एक आम सहमति बनाने में असमर्थ रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पश्चिमी देशों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 के एजेंडे को मजाक बना दिया है। भारत विकास के मुद्दों को उठाना चाहता है, लेकिन कुछ देश यूक्रेन के मुद्दे को मीटिंग में हावी कर रहे हैं। वे अपनी आर्थिक विफलता को दूसरे देशों पर थोपना चाहते हैं, खासकर रूस पर। इसके लिए उन्होंने भारत और G20 के देशों से माफी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि रूस दुनिया में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी योगदान देना जारी रखेगा। मीटिंग के बाद कई देशों के विदेश मंत्री आपस में मिले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें रखी, अब वो भी जान लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तब उनसे भी मीटिंग में रूस चीन की नाराजगी पर सवाल किया गया। पत्रकार ने पूछा क्या वो इस बात से नाराज हैं। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण की स्थिति है, ऐसे हालात में हमारा काम आसान नहीं था। मीटिंग में सभी देश पूर्ण सहमति तक नहीं पहुंच पाए जिस तरह हम बाली में हुई मीटिंग में सहमत थे, पर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, फूड, फ्यूल, एनर्जी, सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर सभी देशों की सहमति बनी। मीटिंग के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में अमेरिका के इराक पर हमले पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा क्या आपने कभी अमेरिका या नीटो से पूछा है कि अफगानिस्तान, इराक में क्या हो रहा है? उनको याद नहीं जब 1999 में सर्बिया में बम गिराए गए थे, जब इराक बर्बाद हो गया था। कुछ साल बाद टोनी ब्लेयर ने कहा कि यह गलती थी। इस G20 समिट की सबसे अहम घड़ी तब आई जब एक अप्रत्याशित मुलाकात का पता चला। पहले से तय कार्यक्रम के बिना अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलने पहुंच गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेता पहली बार आमने सामने मिल रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मीटिंग लगभग 10 मिनट तक चली। इसमें ब्लिंकन ने लावरोव से कहा कि अमेरिका यूक्रेन का तब तक समर्थन करता रहेगा जब तक उसे मदद की जरूरत होगी। उन्होंने लावरोव को जल्द से जल्द जंग खत्म करने के लिए भी कहा। लावरोव से मीटिंग के बाद ब्लिंकन ने क्या कहा, सुनिए। I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START treaty, which places verifiable limits on the nuclear arsenals of the United States and the Russian Federation. Mutual compliance is in the interest of both our countries. I told the foreign minister what I and so many others said last week at the United Nations and what so many G20 foreign ministers said today. End this war of aggression. Engage in meaningful diplomacy that can produce a just and durable peace. रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया शाखारोव ने मीटिंग की पुष्टि की। बोली ब्लिंकन ने लावरोव से समय मांगा था। G20 के दूसरे सत्र में सर्गेई ने उनसे बात की। औपचारिक मीटिंग या समझौते जैसी कोई चीज नहीं हुई है। समिट से इतर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री किन गांग की मीटिंग भी हुई। किन दिसंबर 2022 में चीन के विदेश मंत्री बने हैं। उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता है। जयशंकर और किन की मीटिंग में LAC का मुद्दा छाया रहा। बाद में जयशंकर ने मीडिया को बताया हमने 45 मिनट तक बातचीत की और इसमें अधिकतर समय तक हमारे आपसी संबंधों की मौजूदा स्थिति पर बात हुई। इस रिश्ते को मैंने असामान्य बताया था। हमारी मीटिंग में मैंने इस शब्द का इस्तेमाल भी किया। हमारे संबंधों में वास्तविक समस्याएं हैं जिनके ऊपर ध्यान दिए जाने, उन पर खुलकर और सहजता से चर्चा करने की दरकार है। हमने आज यही करने की कोशिश की। 2 मार्च को ही रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई। ये एक सालाना जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत का विदेश मंत्रालय मिलकर आयोजित करते हैं। 2023 वाले एडिशन के पहले दिन पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हिस्सा लिया। 3 मार्च को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने भी शिरकत की। क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। रायसीना डायलॉग 4 मार्च को भी जारी रहेगा। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर लगातार मिलती रहेंगी। बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।